नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस IIT JEE नीट के चैनल पर जिसका नाम है एनफी फिजिक्स। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है, और इस कंप्लीट फिजिक्स कोर्स में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, काइनेमेटिक्स। आप जाके चेक कर सकते हैं। और अब लेके आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है NLM। ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, हमने काइनेमेटिक्स कंप्लीट कर दिया। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी पढ़े थे, बहुत सारे PYQ किए, क्वेश्चंस किए कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, और सारी चीज़ें बहुत सारी समझी थी। ठीक है ना, तो अब हम लेके आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है NLM। पूरा नाम बोलते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, तो देखो एक बार हम काइनेमेटिक्स में हमने आपको बताया था कि काइनेमेटिक्स में सिर्फ हम मोशन का ही स्टडी करेंगे। वहाँ पे किसका स्टडी करते थे हम? सिर्फ मोशन का। ठीक है ना, वहाँ पे हम जो मोशन किस वजह से हो रही है उसके कॉजेज का हम वहाँ पे स्टडी नहीं करते थे। लेकिन जब हम कॉजेज का यहाँ पे स्टडी करेंगे तो वो है हमारे पास ये चैप्टर है NLM। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि हम NLM में जो भी मोशन किस वजह से हो रही है, ठीक है ना, उन कॉजेज का यहाँ पे स्टडी करेंगे। और उन कॉजेज को न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे उसके ऊपर। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने जो पढ़ी थी, ठीक है, काइनेमेटिक्स में, वहाँ पे क्या पढ़ा था हमने? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वहां पे हमने ऑब्जेक्ट मोशन को देखा था। तो ये जो मोशन है, ठीक है, ये किस वजह से हो रही थी? ठीक है ना, इसका हमें आंसर पता नहीं था अभी तक कि ये क्यों हो रही है। इसका अभी तक हमें आंसर नहीं पता था। हम सिर्फ पढ़ रहे थे कि हाँ मोशन हो रही है। ठीक है, और कैसे हो रही है, इसका एक्सेलरेशन क्या था, उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसका एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट वगैरह सारी चीज़ें क्या थी वो हमने देखा था। और ये मोशन किस वजह से हो रही थी, उसके अंदर एक्सेलरेशन किस वजह से आ रहा था, वेलोसिटी किस वजह से बढ़ रही थी, और भी डिस्प्लेसमेंट किस वजह से हो रहा था, वो वहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है ना, तो ये इसका जो हमें आंसर इस चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, तो उनके लिए जो लॉ दिए थे, ठीक है ना, उनके लिए लॉज दिए थे। ठीक है, और वो लॉज दिए थे NLM यानी कि न्यूटन्स ने, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट आता है फोर्स। ठीक है, फोर्स, कोई भी बॉडी है अगर वो मूव कर रही है, ठीक है, या कोई रुकी हुई है और उसको मुझे मूव कराना है या उसको रोकना है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्चुअल में फोर्स क्या होता है, देखो ध्यान से, फोर्स, ठीक है, फोर्स क्या होता है? व्हेन वी पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट, देन वी exert फोर्स ऑन इट। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि जब कोई बॉडी है, ठीक है, उसको या तो मैं क्या करता हूँ, पुश करता हूँ, ठीक है ना, या मैं पुल करता हूँ। ये कोई मास M है, ठीक है, एक ब्लॉक है हमारे पास, इसको मैं क्या करता हूँ, या तो पुश करता हूँ या पुल करता हूँ। ठीक है ना, तो हम जो इसके ऊपर पुल या पुश कर रहे हैं उसको हम कहते हैं फोर्स, कि हम क्या लगा रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये फोर्स की सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, ये फोर्स एक्चुअल में होता क्या है कि हम, कहने का मतलब ये है कि व्हेन वी पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट देन वी exert फोर्स ऑन इट। ठीक है ना, यानी कि हम कहेंगे कि इसके ऊपर हमने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, यहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है। ठीक है ना, तो एक बार ये जो भी है एक बार लिख लो। ठीक है, फिर हम और भी चीज़ें देखते हैं इसमें। ठीक है, लिख लो ये। अब देखो हमने पहला ही कंसेप्ट यहाँ पे कंसेप्ट आता है फोर्स का। ठीक है ना, हमने क्या बोला कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी कोई मास M है, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया है। ठीक है ना, फोर्स लगाया, ऐसे मान लो एक धक्का दे रहे हैं हम, इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, ये एक्सेलरेशन से क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कितनी लगा रही है। लेकिन अभी सिर्फ एक फोर्स को समझ लेते हैं कि क्या होता है कि जब बॉडी कोई रेस्ट में थी और इसको मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया, तो अब वो किस में आ गई, मोशन में आ गई, तो हम कहेंगे कि वो इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, फोर्स एक्सर्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा है कि हमारे पास केस है कि एक बॉडी जा रही थी वी वेलोसिटी से, ठीक है, और मैंने इसको क्या कर दिया, आगे जाके रोक दिया। ठीक है ना, ये रोक दिया, यानी कि वेलोसिटी इसकी हो गई 0।
तो भी क्या है, मैंने इसको क्या कर दिया, फोर्स लगाया। इस तरफ क्या कर दिया मैंने, इसके ऊपर फोर्स लगाया। क्या लगा दिया, इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, ठीक है ना। तो इस टाइप का फोर्स हो गया। जैसे कि कोई बॉडी है जो इस v वेलोसिटी से जा रही थी, ठीक है ना। यहाँ पे कोई आदमी है जो इस तरफ खड़ा था, ठीक है ना। इसने क्या कर दिया, इस तरफ धक्का दे दिया। क्या कर दिया इसने, इस तरफ धक्का दे दिया। तो ये अब क्या होगी, डाइवर्ट हो जाएगी, यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी बॉडी, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हो गया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया। इस वजह से हम कहेंगे कि इसने क्या लगा दिया, इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब कोई भी और भी बॉडी है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, अब मैं इस तरफ से भी फोर्स लगा रहा हूँ, इस तरफ से भी लगा रहा हूँ, तो इसका किस शेप बन जाएगा, इस टाइप का शेप बन जाएगा, ठीक है ना। दोनों तरफ से मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ ना, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरफ से एकदम सिकुड़ जाएगी इस तरह से। हमने क्या कहेंगे कि इसके ऊपर मैंने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। डिफरेंट टाइप के फोर्स होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और वो हम अभी पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप के फोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जाम पर एक बार लिख दो और आगे बढ़ते हैं, हम टाइप्स पढ़ते हैं फोर्स के, ठीक है, लिख लो ये। अब आते हैं हम टाइप्स पर, ठीक है, फोर्स की टाइप्स, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। पहला है नॉन कांटेक्ट, ठीक है। दूसरा है कांटेक्ट, ठीक है। तीसरा है वीक फोर्सेस और न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम इसके एग्जांपल देखें, नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन कांटेक्ट, यानी कि एक्चुअल में फोर्स क्या होता है, दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन होता है। अगर फोर्स लग रहा है तो कोई ना कोई दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन होता है, उनको हम फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन है, लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं है, तो उस टाइप के हम बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे हम आगे पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल में, ठीक है ना। एग्जाम्पल हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है, जैसे फोर्स लगता है G(m1 m2) अपॉन r²। मास, दो मास के बीच में लगते हैं, ठीक है। वो जरूरी नहीं कि यहाँ पे कांटेक्ट में ही हो, दूर दूर भी हो तब भी लगते हैं, ठीक है। और भी पढ़ेंगे हम। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स, 12th में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। और हो गया मैग्नेटिक फोर्स। ये बहुत सारे इस टाइप के हो गए, तो वो कौन से होते हैं, नॉन कांटेक्ट होते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के जो भी फोर्सेज है ये नॉन कांटेक्ट है, ठीक है। और कांटेक्ट वाले जैसे कि टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल, सारी चीज़ें ये देखेंगे एक बार फोर्स की, ठीक है। अभी आप सिर्फ याद रख लो कि जो टेंशन होता है, जैसे कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। यहाँ से एक बंदा खींच रहा है इसको, ठीक है, एक यहाँ से खींच रहा है, इन दोनों को खींच रहे हैं, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, टी आ रहा है, टेंशन, ठीक है। तो इनका कांटेक्ट में होना जरूरी है, तभी ये टेंशन लगेगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन जैसे कि एक बॉडी है, ठीक है, ये सरफेस के यहाँ पे कांटेक्ट में होगा तभी फ्रिक्शन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो इस टाइप के फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट होगा, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स में, ठीक है। वीक फोर्स जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, वांडरवाल हो गया, वांडरवाल फोर्सेस, ये लाइक क्या होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है ना। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। इनका कोई भी इतना है नहीं इम्पोर्टेंट, इतना ही आप देखिए। न्यूक्लियर फोर्स जैसे कि फोर्स बिटवीन न्यूक्लियर्स, यानी प्रोटॉन हो गया, ठीक है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, ये न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, ठीक है। आप नाम से ही पता चल रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। इतना समझने की कोई ज़रूरत है नहीं इसमें समझाने की, ठीक है। तो एक बार ये लिख लो, और भी चीज़ें देखते हैं आगे, ये लिख लो फटाफट, ठीक है, लिख लो, ठीक है। हमने फोर्स देख लिया, और अब पढ़ते हैं हम न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स का है, पहला लॉ है। क्या बोला था इन्होंने इस फर्स्ट लॉ में, देखो एक बार, कि एवरी बॉडी, ठीक है, एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, या अगर वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन,
ठीक है। वो अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म में मोशन में ही रहना चाहती है जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते हैं, ठीक है ना। ये बोलता है हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई बॉडी है, अगर वो रेस्ट में रहना चाहती है तो रेस्ट में रहेगी, ठीक है, जब तक कि मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊं, या कोई मोशन में है जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है, जब तक कि मैं उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊं, ठीक है। ये इन्होंने फर्स्ट लॉ में बोला था, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, वो है इनर्शिया, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, इनर्शिया। इनर्शिया को समझेंगे तो ये हमें फर्स्ट लॉ आराम से समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोला है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इज ऑपोजिट एनी चेंजेस इन इट्स स्टेट। यहाँ पे स्टेट, दो स्टेट है फिजिक्स में, एक होती है रेस्ट की और एक होती है मोशन की, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास ये क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, इसके जो चेंज होते हैं ना इनको अपोज करती है, ठीक है ना। किसको अपोज कर रही है, ये स्टेट में जो चेंज होना चाह रहा है, ठीक है ना, कि अगर रेस्ट में तो मोशन में या मोशन से रेस्ट में, उसको अपोज करता है, इसको बोलते हैं हम इनर्शिया, ठीक है ना। तो उस इनर्शिया के कारण ही ये हमारे पास कोई बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है। इसका कंसेप्ट यही है इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे तीन इसके टाइप्स है, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीनों को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि जैसे मान लो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आप बस में बैठे हो, ठीक है, वैसे हो एकदम रेस्ट में थे आप, ठीक है, ड्राइवर ने अचानक से इसको बस को एक्सलरेट कर दिया, क्या कर दिया, एक्सलरेट कर दिया, तो आप एकदम पीछे की ओर झुक जाओगे। क्यों झुके आप बताओ, क्योंकि आप क्या करना चाह रहे थे, आप रेस्ट में ही रहना चाह रहे थे, लेकिन बस आगे जाना चाह रही है, एक्सेलरेट हुई तो क्या होगी, आगे जाना चाह रही है, इस वजह से आप पीछे की ओर झुक गए, क्योंकि आप पीछे रेस्ट में रहना चाह रहे थे, ठीक है, इस वजह से आप पीछे की ओर झुकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है ना। आपका जो इनर्शिया है, आपका जो मास है, ठीक है, उसको हम रिलेट कर सकते हैं इनर्शिया से, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे वही बस थी, आप चल रही थी, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से आप चल रहे थे, ठीक है, इसमें बैठे थे आराम से, और कोई भी मान लो कि किसी स्पीड ब्रेकर की वजह से मान लो उन्होंने अचानक ब्रेक दे दिए, ठीक है, ड्राइवर ने क्या दे दिए, ब्रेक दे दिए, तो आप आगे की ओर झुक जाते हो, ठीक है। आपने डेली लाइफ में फील किया होगा कभी ना कभी, ठीक है ना, कि आप आगे की ओर क्या कर जाते हो, झुक जाते हो। रीजन क्या है, आप आगे की ओर क्यों झुके, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो अभी भी वही की वही बनी रहना चाहती थी, ठीक है ना, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इन्होंने क्या लगाया, रिटार्डेशन किया, इस वजह से आपके पीछे की तरफ एक फोर्स लगा, ठीक है ना, क्या लगा, पीछे की तरफ एक फोर्स लगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा आपके, कि इन्होंने कहा कि इनर्शिया ऑफ जो मोशन होता है, ठीक है, वो कहना चाहता है कि अगर आप मोशन में है तो आप मोशन में ही रहोगे जब तक कि आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, ठीक है ना। तो इस वजह से आप आगे झुक गए, ठीक है ना, इसका रीज़न यही था, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया, जैसे कि आप जा रहे हो बस में, तो आपके मान लो ड्राइवर ने ब्रेक दे दिए, तो आप आगे की ओर झुक गए, ठीक है ना, आप आगे की ओर झुक गए। ये किसका एग्जांपल हो गया, एक इनर्शिया ऑफ मोशन का, क्योंकि आपका जो इनर्शिया मास है वो किस में था, मोशन में था, तो वो मोशन में ही रहना चाहता था, ठीक है, लेकिन ब्रेकर की वजह से आप क्या रुक गए, लेकिन आपकी वेलोसिटी अभी भी बाद में जीरो हुई है, अचानक जीरो नहीं हुई है, ठीक है ना। अब जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपने देखा होगा कभी कभी जैसे गाड़ी सीधी जा रही है और कोई मोड़ आ जाता है, आगे टर्न लेना हो ऐसे यू टाइप में, ठीक है ना, तो आप टर्न लेते हैं तब आप थोड़ा सा इस तरफ झुक जाते हो, है कि नहीं। आपने कभी फील किया होगा कि अब अगर आप जा रहे हो आगे, ठीक है, तो आप इस तरफ थोड़ा सा झुक जाते हो, या इस तरफ मोड़ी तो इस तरफ झुक जाते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, आप जा रहे थे इस तरफ, ऐसे मान लो कि ये रोड है, ठीक है ना, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा कोई रोड है, ठीक है, ये गाड़ी जाती है, ये ऐसे मुड़ेगी, लेकिन आप थोड़ा सा बाहर की तरफ झुकोगे, क्यों, क्योंकि आपका जो पाथ है वो एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स की वजह से यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप आगे की ओर झुक जाते हो। आपका जो इनर्शिया इस डायरेक्शन मोशन में था ना, ठीक है, तो इस वजह से ये क्या करता है कि इस जो यहाँ से यहाँ पे चेंज आ रहा है वो चेंज नहीं हो, इस वजह से आप आगे की ओर झुके। क्या बोल रहा है कि चेंज इन स्टेट्स, ठीक है ना, वो डायरेक्शन भी हो सकती है, ठीक है, वो अपोज करता है, ठीक है। आपका जो एक्चुअल में आगे जाना चाहिए था, लेकिन आप मुड़ रहे हो, तो क्या होगा कि वो इस तरफ भी लाना चाहेगा, इस वजह से आप इस तरफ झुक जाते हो, और इस तरफ चलती है तो आप
इस तरफ झुक जाते हो, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया क्या होता है कि जो चेंज होता है स्टेट में, ठीक है, उसको क्या करता है, अपोज करता है, एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट लॉ और इनर्शिया को एक बार लिख लो अच्छे से, और ये आपको याद होना चाहिए, जब बोर्ड में भी आते रहते हैं, ठीक है, पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। इसका स्टेटमेंट आपको याद करना है और इनर्शिया को भी समझना है और ये 3 पॉइंट भी समझने हैं, ठीक है ना। तो एक बार लिख लो, आगे बढ़ते हैं, लिख लो। अब हम सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, लेकिन सेकेंड लॉ को पढ़ने से पहले हम एक क्वांटिटी पढ़ लेते हैं जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है ना। हेडिंग लिख देते हैं मोमेंटम, ठीक है, जिसको पी से हम मोस्ट ऑफ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मोमेंटम क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे कि मान लो फॉर्मूले से एक बार देख लेते हैं। मोमेंटम होता है उसका मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, जिसका मास m है और वो भी वेलोसिटी से जा रही है, मोशन में है, तो हम कहेंगे कि इसके पास एक मोमेंटम है जिसकी वैल्यू कितनी होगी, m इंटू वी, ठीक है ना। मोमेंटम कुछ नहीं होता है कि अगर एक बॉडी है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मोशन में है, तो हम कहेंगे कि इसके पास एक मोमेंटम है। क्या है, इसके पास एक मोमेंटम है जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना होगा, m इंटू वी, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है, ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसका जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होगी बताओ, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 l1 p-1, ठीक है ना। और इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन वो किसकी डायरेक्शन में होगी, v की डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है और मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है और मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कोई बॉडी है जिसका मास ज़्यादा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लो और किसी बॉडी का मास ज़्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि उसका मोमेंटम ज़्यादा है, ठीक है। उसको रोकने के लिए भी ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी, जो हम देखेंगे आगे सेकेंड लॉ में, ठीक है, कि क्यों जरूरत पड़ती है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है हमें, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो, मोमेंटम क्या होता है कि एक बॉडी मास है जिसका वी वेलोसिटी जाती है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उसके पास एक मोमेंटम है जिसकी वैल्यू m इंटू वी, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखो तो p वेक्टर मैग्नीट्यूड आ जाएगा m इंटू वी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये था हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट मोमेंटम, ठीक है। आगे कई बार यूज में आएगा, ठीक है, तो एक बार इसको समझ लो और लिख के आगे बढ़ते हैं, लिख लो। फर्स्ट लॉ हमने देख लिया, ठीक है, और अब आते हैं हम सेकेंड लॉ, न्यूटन्स ने क्या दिया था एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड इट्स चेंज टेक प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। क्या बोला था इन्होंने, ये बोला था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, कहने का मतलब ये है, सिंपल है, कि चेंज हो रहा है मोमेंटम में टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं हम, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आता है हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आता है, ठीक है, ये, और हमने अभी पढ़ा था P इक्वल टू m इंटू वी होता है, यही पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, डेल्टा m v बाय डेल्टा t, ठीक है ना। ये भी फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है एनी सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स के, ठीक है ना। आप सोचो एक बार, देखो, जैसे कि मान लो कि एक आदमी जा रही थी या गाड़ी जा रही थी, ठीक है, या कोई आदमी जा रहा था, ठीक है। मान लो कि ये मैं जा रहा हूँ और सामने से किसी ने मेरे को धक्का दे दिया, क्या दे दिया, धक्का दे दिया। तो क्या हो रहा था कि जो मेरी वेलोसिटी इनिशियल में इस तरफ थी, ठीक है, कहाँ पे थी, इस तरफ थी, और जैसे ही इस आगे वाले पर्सन ने मेरे को यहाँ से पीछे धक्का दे दिया, तो अब मेरी वेलोसिटी पीछे हो जाएगी, ठीक है, यानी कि मैं इस तरफ बढ़ूंगा आगे पीछे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, पहले आपको पता है कि जो यहाँ पे मोमेंटम है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो मेरी जो पहले डायरेक्शन में थी मोमेंटम की, वो इस तरफ हो गई, ठीक है, इस तरफ हुई, और फिर जैसे इसने धक्का दिया, कुछ टाइम लगा होगा धक्का देने में,
ठीक है। तो वो टाइम के कारण, इस यहाँ पे धक्के के कारण मेरी जो डायरेक्शन है वो अब इस तरफ हो गई, ठीक है। तो यानी कि जो डायरेक्शन थी वो मेरी चेंज हो गई, तो डायरेक्शन चेंज, तो यहाँ पे मोमेंटम में क्या आ गया, चेंज आ गया, ठीक है। तो मोमेंटम में चेंज आ गया, किस टाइम, कितने टाइम तक इसने धक्का दिया उस टाइम के रेस्पेक्ट में, और वो हमें क्या देगा वैल्यू, उसके फोर्स की वैल्यू दे देगा कि मुझे कितने फोर्स इसने धक्का दिया, ठीक है ना। ये बोला था इन्होंने सेकेंड लॉ में, ठीक है, कि रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम एनी सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड फोर्स, एंड ये क्या लिखा है कि दिस चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे चेंज हो रहा है मोमेंटम में, क्या यहाँ पे जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, ठीक है, उनकी जो डायरेक्शन होगी वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब जो मोमेंटम में चेंज है ये वाली डायरेक्शन, वो अप्लाइड फोर्स के ही डायरेक्शन में होगी, पैरेलल टू डेल्टा पी, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना, इन्होंने ये बोला था, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा है। सेकेंड लॉ एक बार याद कर लेना ये, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो एम वी यानी कि डेल्टा एम वी अपन डी टी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एवरेज फोर्स है, ये क्या है, एवरेज फोर्स। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, हमने आगे बहुत सारे केसेस देखे ऐसे, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी पी बाय डी टी, ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, अब मैं बार बार इंस्टेंटेनियस नहीं लिखूंगा, एम वी डी टी, ठीक है। अब दो केस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो हमारे पास क्या हो सकता है, एम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, एम कांस्टेंट है तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो ध्यान से, एम बार आ जाएगा, डी वी बाय डी टी बन जाएगा, ये बन जाएगा। और दूसरा है कि हमारे पास वी कांस्टेंट है, तो हमारे पास फोर्स आएगा, वो आ जाएगा वी डी एम बाय डी टी। क्या यही आएगा कि नहीं, समझ में आया, ठीक है। तो हमारे पास दो केस बनते हैं, हो सकता है कि मास चेंज हो रहा हो तो ये बन जाएगा, ठीक है। जैसे रॉकेट में वगैरह में होते हैं ना, जब इसको प्रोजेक्टाइल किया जाता है तो उसमें क्या होता है, जो इंजन होता है, सॉरी जो ईंधन होता है, ईंधन मतलब फ्यूल वगैरह होता है, उसका मास क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, तो वहाँ पे मास चेंज हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट रखे, अगर मास चेंज हो रहा है तो उसके ऊपर फोर्स कितना, जो जिसको हम बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना, वो कितना लगेगा, ये लगेगा, ठीक है ना। आपको वैल्यू भी पूछ सकते हैं, ठीक है, आप निकाल सकते हो ठीक है। यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, देखो ध्यान से, एफ इजिकल टू क्या बनेगा, देखो ध्यान से, एम और डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि कई बार यूज में आएगा आपके एनएलएम में, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार एम एफ इजिकल टू एम यूज में आएगा, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। ये किस किस में लगता है, जब हमारे पास मास कांस्टेंट हो तभी एफ इजिकल टू एम लगा सकते हैं, अदरवाइज ये वाला भी केस हो सकता है, ठीक है ना आप हर केस में एफ इजिकल टू एम नहीं लगा सकते, ठीक है ना। बच्चे बोलते हैं कि एफ इजिकल टू एम हर केस में लग जाएगा, ऐसी गलत बात है, ठीक है ना। जब ये केस बन गया तब आपको ये वी इजिकल टू सॉरी एफ इजिकल टू वी डी एम बाय डी टी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो एक बार अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, और क्या क्या बोली सारी चीज़ें एक बार लिख लेना, है ना। और ये लिख लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, ठीक है, जिस पे क्वेश्चंस कभी कभी दे देते हैं, ठीक है, इम्पल्स, जिसका नाम है इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें क्या बोला है कि व्हेन अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल देन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल गिव्स योर अस इन इम्पल्स, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा फोर्स जो जिसकी वैल्यू बहुत हाई है और वो लगता है एक शॉर्ट इंटरवल के लिए, ठीक है ना, वो एक लगता है बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए, ठीक है। तो हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, ठीक है ना, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, बहुत छोटा टाइम है, ठीक है, इस एफ की वैल्यू बहुत हाई है, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है ना। वो अगर हमारे पास छोटा टाइम है तो डी जे मतलब छोटा सा इम्पल्स हो जाएगा। अगर मुझे टाइम T1 से T2 तक कितना इम्पल्स टोटल लगा, ठीक है, नेट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन T1 से T2 तक, ठीक है ना। हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आ जाता है, ठीक है अब ध्यान से देखो, इसकी यूनिट तरह से क्या होगी, न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। अब हमने सेकेंड लॉ में क्या पढ़ा था, देखो एफ इजिकल टू डी पी बाई डी टी, यहाँ से डी पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इंटू डी टी। और मुझे अगर पूरा लिखना है चेंज इन मोमेंटम, तो क्या करना पड़ेगा, T1 से T2 तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एफ डी टी तक, है ना, एफ डी टी तक ये करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड को देखो एक बार, ये सारे टर्म्स सेम टू सेम है, यानी कह सकता हूँ ना कि जो इम्पल्स होता है वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। एक्चुअली में कुछ नहीं है, इम्पल्स का काम है मोमेंटम को चेंज करना,
ठीक है ना। इम्पल्स कुछ नहीं है, जो मोमेंटम में चेंज हुआ वही इम्पल्स होता है, ठीक है ना। और वो किस वजह से होता है, फोर्स की वजह से। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि एक बैट्समैन बैट लेके खड़ा है, ठीक है, बॉल सामने से आ रही है, ठीक है, उसने बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल माइक्रो सेकेंड या जो भी है बहुत कम टाइम इंटरवल में इसने क्या कर दिया, बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है ना। क्या कर दिया इसने, चेंज कर दिया। तो ध्यान से देखना, पहले मोमेंटम बॉल का, जैसे यहाँ से एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, बॉल इस तरफ आ रही थी वी वेलोसिटी से, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, बैट है, ठीक है ना। इसने हीट किया, यहाँ से बॉल टच की होगी, वापस इस तरफ वी वेलोसिटी से फेंक दी, यानी कि इसको हीट करके वापस यहाँ से कर दी। तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया वो हाई था, ठीक है। तेज से इसने बल्ले को क्या कर दिया, घुमा दिया, ठीक है। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू वेरी हाई है, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम वो बहुत छोटा इंटरवल था, हम कह सकते हैं इसने क्या कर दिया, इम्पल्स कर दिया बॉल के ऊपर, जिससे डायरेक्शन चेंज हो गई और क्या आ गया, इसके मोमेंटम में चेंज आ गया। और जो मोमेंटम में चेंज आ गया वही हमें क्या देगा, इम्पल्स देगा, ठीक है। आप फॉर्मूले से देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें एक बार पढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल लिख देना। अब हमारे पास एक और भी ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ ये कि अगर हमें ग्राफ दिया है, ठीक है, ये भी बना लेना, ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। अगर मोमेंटम वर्सेज टाइम का ग्राफ है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ है, रैंडमली कोई ग्राफ है, ठीक है, ये इस तरीके से वेरी कर रहा है मोमेंटम, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर इसकी जो स्लोप आएगी, टेंजेंट खींचो और उसकी जो स्लोप होगी वो क्या देगा हमें, बताओ, ठीक है। वो क्या देगा हमें, एफ वर्सेज टी ग्राफ है, इसकी जो हमें टेंजेंट है उसकी स्लोप देगा हमें फोर्स देगा। क्योंकि ध्यान से देखो, यहाँ से मान लो कि छोटा सा डी पी हो रहा है और यहाँ से छोटा सा डी टी, तो यहाँ से जो टेन थीटा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। और टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप, ठीक है। तो स्लोप क्या आ गई, डी पी अपॉन डी टी, यानी कि एफ वर्सेज पी वर्सेज टाइम ग्राफ का जो ग्राफ होता है उसके किसी पॉइंट पर किसी गई टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, फोर्स देता है, ठीक है। अभी टी लिख देते हैं और वो हमें क्या देगा, फोर्स देगा, ठीक है ना। यानी कि फोर्स क्या होगा बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ पी वर्सेज टी ग्राफ, ठीक है ना। ये हमें किससे पता चल रहा है, सेकेंड लॉ से। किससे पता चल रहा है, ये सारी चीज़ें सेकेंड लॉ से पता चल रही है, ठीक है ना। ये कन्फ्यूजन मत होना इसमें, ये हमारे पास पूरा ग्राफ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिख लेना ये। और एक ग्राफ ये भी बन सकता है, देखो ध्यान से, कि हमारे पास यहाँ से बना लेते हैं, एक ग्राफ है, ठीक है, कुछ भी है, ऐसे मान लो, ठीक है। और वो ग्राफ में बना रहा हूँ फोर्स वर्सेस टाइम के, किसके बीच में बना रहा हूँ, फोर्स वर्सेस टाइम के, ठीक है। और आपको पता है एक्चुअल में ये क्या होता है, ये एफ वर्सेस टी ग्राफ का एरिया देता है हमें। हमने आगे बहुत सारे केस देखे, ठीक, काइनेमेटिक्स में ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि जो एक्चुअल में इंटीग्रेशन ऑफ ये एफ इंटू डी टी, ये क्या है, एफ वर्सेस टी ग्राफ का एरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एफ वर्सेस मान लें यहाँ से T1 से T2 तक, ठीक है, तो इसका एरिया। और ये एरिया आपको पता है कि अगर ऊपर वाला है, ये कौन सी क्वांटिटी है यहाँ पे, ये क्या हमें देता है, देखो ध्यान से, ये चेंज इन मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने आपको बताया जब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो ऊपर वाले को हम पॉजिटिव एरिया लेंगे और नीचे वाले को हम नेगेटिव एरिया लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं A1 एरिया है, इसका A2 है। तो हमें जो मोमेंटम में चेंज देगा डेल्टा पी आ जाएगा हमारे पास, वो क्या आ जाएगा, A1 माइनस A2। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ये ग्राफ हमने एक P वर्सेस T बनाया है और एक F वर्सेस T बनाया है। P वर्सेस T का जो टेंजेंट की स्लोप है वो हमें क्या देगी, फोर्स देगा। और जो F वर्सेस T है उसका जो एरिया है वो हमें क्या देगा बताओ, चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स देगा। अगर आपको इम्पल्स पूछा है या चेंज इन मोमेंटम पूछा है, ठीक है, ग्राफ में, तो आप देख लो उसका एरिया फाइंड कर दो, ठीक है ना। एफ वर्सेस टी ग्राफ में एरिया फाइंड कर दो और एक्सिस के ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव ले लो और नीचे वाले को नेगेटिव ले लो, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके। एंड नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक बार ये लिख लो अच्छे से, ठीक है। और ये समझना इम्पल्स क्या होता है और आगे चीज़ें देखते हैं, लिख लो ये फटाफट।
अभी तक हमने जो भी पढ़ा इम्पल्स और जो भी फोर्स लग रहा था, ठीक है, अभी देखा हमने सेकेंड लॉ से, ठीक है। इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और देखते हैं इसका आंसर निकालते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन ये है, क्वेश्चंस कि एक बॉल है जिसका मान लेते हैं 50 ग्राम है वेट है, ठीक है, ये फ्री फॉल कर रही है, यानी कि यू इसकी है 0 दिया है। क्या कर रही है, ये फ्री फॉल कर रही है, इसका यू 0 दिया है। अब ये नीचे गिर रही है, ठीक है, और ये इसकी जो हाइट है यहाँ से ग्राउंड पे आएगी, इसकी जो यहाँ से हाइट है, अब यहाँ से क्या करेगी, टक्कर करेगी यहाँ से, ठीक है। इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है वो है 5 मीटर। कितनी है, 5 मीटर। अब ये यहाँ से टकरा गई, ठीक है। अब आपको पता है ये यहाँ से टकराई, इसके पास वेलोसिटी यहाँ से टकराई, तो इसने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ये जो हमारे पास अर्थ है सरफेस, ये भी यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, तो ऐसे मैं मान लेता हूँ कि इस तरफ थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ ऐसे। तो ये अब ऊपर जाएगी और ये वापस यहाँ जाके रुक गई, ठीक है ना। फाइनली यहाँ जाके रुक गई और इसकी जो हाइट थी यहाँ से 1.25 मीटर है, यानी कि 50 ग्राम की एक हमारे पास बॉल है, टकराई सरफेस से और वहाँ जाके वापस कितना 1.25 मीटर जाके ऊपर जाके रुक गई, ठीक है ना। तो इसमें मुझे बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, इम्पल्स कितना हुआ, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और डायरेक्शन के साथ बताना है, और ठीक है फाइंड एंड फोर्स, ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन बॉल। बॉल ने लगाया होगा तो इसके ऊपर इसने कितना लगाया वो फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सारी चीज़ें फाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे मुझे बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब ये टकरा रही होगी। काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था यू इनिशियल 0 है, फाइनल हमें फाइंड करनी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दिया है तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली, ठीक है ना। तो यहाँ से ठीक है v इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। आपको ये सारे जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए थे याद होने चाहिए, कौन कौन सी कब इक्वेशंस लगानी है, ठीक है। आपको सारे मेथड से याद होने चाहिए, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे ये इक्वेशंस लगाएंगे। पहला u 0 है और ये हो जाता है हमारे पास 0 और ये हो जाएगा 2। यहाँ पे g लग रहा है और s 5 है। देखो यहाँ पे माइनस जी लेना था मेरे को, -5, वैसे भी प्लस प्लस हो जाता है, माइनस मान लोगे तो भी प्लस हो जाएगा। दिया जाएगा √2 इंटू 10 इंटू 5, कितना आ गया ये 100 और 100 अंडर रूट यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो आ जाएगा -j में, ठीक है ना। कहाँ जाएगा -j मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास डेटा आ गया एक तो, ठीक है। अब ये टकराने के बाद ऊपर इसकी कितनी वेलोसिटी से गई होगी तब जाके ये भी फाइनल 0 होगा, ठीक है, ठीक है। वो भी तो हमें फाइंड करना है। मोमेंटम यहाँ पे वेलोसिटी ये था तो यहाँ से मोमेंटम कितना आ जाएगा p इनिशियल, ये इनिशियल वेलोसिटी में ले रहा हूँ, ठीक है। तो इनिशियल आ जाएगा m इंटू वी इनिशियल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मास कितना दिया है 50 ग्राम, इसको केजी में चेंज करोगे तो हमारे पास 1000 इंटू 10 जो कि -j में आ गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 अभी सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। -j में। अब p फाइनल देखते हैं, क्या देखते हैं p फाइनल क्या हो जाएगा, उसके लिए v फाइनल निकालना पड़ेगा। और v फाइनल जैसे ही टकराने के बाद ऊपर की वेलोसिटी चेंज मोमेंटम में चेंज हुआ तो ये फाइनल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमें फाइंड करना है, ये भी इससे ही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे देखो ध्यान से, यहाँ कर देते हैं एक बार, यहाँ से वेलोसिटी v फाइनल इजिकल टू u, डायरेक्ट इक्वेशन से लिख देते हैं v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। और ये तो फाइनल 0 है, u स्क्वायर जो कि v फाइनल है क्योंकि यहाँ से इनिशियल स्टार्ट हुई है, ठीक है ना, प्लस 2a माइनस g और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया तो पॉजिटिव लेंगे 1.25। तो यहाँ से हमारे पास v फाइनल की वैल्यू आती है, ये हो जाएगा 5 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है। और देखें तो j में आ गई, ठीक है। फाइनल कितनी आ गई हमारे पास, तो फाइनल p फाइनल लिख देते हैं, ये हो जाएगा m v फाइनल वेक्टर इजिकल टू 50/1000 इंटू कितना हो जाएगा v फाइनल 5,
और जे कैप में, यही होगा। अब पूछा क्या है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा पी हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। पी फाइनल कितना दिया है, देखो ये तो कॉमन है तो मैं इसको कॉमन ही ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास फाइनल कितना है 5 जे कैप माइनस 10 माइनस जे कैप, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0 0 कैंसिल 100 और इंटू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 जे कैप, ठीक है। तो 75 में कितना आ गया 0.75, ठीक है, न्यूटन इंटू टाइम सेकेंड, ठीक है ना। ये क्या आ गया हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम आ गया, ठीक है। डेल्टा पी आ गया कितना आ गया 0.75 न्यूटन सेकेंड, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। अब पूछा इम्पल्स, इम्पल्स को भी हमने जस्ट पढ़ा था, क्या था बताओ। इम्पल्स एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, वो चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स होता है, ठीक है। तो अभी जो हमने निकाला आंसर वही क्या है, इम्पल्स है। तो यहाँ से जो जे की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, डेल्टा पी जो कि 0.75 और डायरेक्शन देखा तो जे कैप में आ रही, ठीक है ना। अब देखो हमने एक सेकेंड लॉ पढ़ा था जिसमें लास्ट में लिखा था कि जो डायरेक्शन है टेक्स प्लेस इन द अप्लाइड फोर्स, जो चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कहाँ पे आती है, अप्लाइड फोर्स। यानी बॉल ही, जो ये बॉल है उसकी डायरेक्शन चेंज हुई तो वो किसने की है, जो इस सरफेस ने फोर्स लगाया होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है, जे कैप में। अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, जे कैप में। तो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, जे में आ रहा है, सिंपल है, ठीक है। तो हमने वो वहाँ पे वही पढ़ी थी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और ये मान लो कि अगर हमारे पास फोर्स पूछा है और इसको चेंज होने में, ठीक है, इसको जो टाइम लगता है वो मान लेते हैं डेल्टा टी लगता है 0.1 सेकेंड, कितना लगता है 0.1 सेकेंड। तो यहाँ से हम अप्लाइड फोर्स भी निकाल सकते हैं ना, तो फोर्स आ जाएगा डेल्टा टी कितना है 0.75 अपॉन 0.1 हो जाएगा, ठीक है। यह आ जाएगा 7.5 न्यूटन, यानी कि इसने कितना फोर्स लगाएगा उसके ऊपर 7.5 न्यूटन लगाया होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसमें काइनेमेटिक्स भी इंक्लूड थी, बहुत सारे कंसेप्ट, ठीक है। तो इससे मुझे लगता होगा कि ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, सेकेंड लॉ का, और सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो एक बार लिख लो, और भी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, लिख लो ये। अब एक और क्वेश्चंस देखते हैं, अच्छा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चंस ये है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है जिसको मैंने यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, और इसके मान लेते हैं 45 डिग्री है, इस पर मैंने क्या कर दिया, फेंक दिया, ठीक है, क्या कर दिया, फेंक दिया। तो ये ऐसे पाथ होगा इसका, हमने पढ़ी हुई सारी चीज़ें, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस लिख देता हूँ। व्हेन पार्टिकल लैंड ऑन ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब हमने इसको ऐसे फेंका, ठीक है, तो जब यहाँ पे ये आया तो मुझे बताओ मोमेंटम में चेंज कितना आया, यहाँ पे पहले कैसे था मोमेंटम, अब क्या है उसमें चेंज पूछा है डेल्टा पी, इसका मैग्नीट्यूड हमें पूछा है, ठीक है। देखो ध्यान से इस सवाल को कैसे करते हैं। आई होप इसकी आपको एक तो बात पता ही होगी, हमने कई ऐसे क्वेश्चंस किए थे काइनेमेटिक्स में, ठीक है, बहुत सारे सवाल किए थे प्रोजेक्टाइल पे। तो बहुत सारे आपको तो टर्म्स भी याद होंगे, किस टाइप का टर्म्स, और उसकी प्रॉपर्टी भी बहुत सारे याद होगी आपकी, ठीक है। तो उससे सवाल ईजी से हो जाएगा। देखो ध्यान से, इसको मैंने बताया था कि जब 2D है तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर दो, ठीक है। एक 1D में u cos 45, ये हो जाएगी u sin 45, हो गई 2 भागों में डिवाइड, ठीक है। अब अलग अलग निकालते हैं हम, x में चेंज निकालते हैं और y में चेंज निकालते हैं, फिर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना।
तो हमारे पास ये डेल्टा पी इन एक्स और डेल्टा पी इन वाई दोनों में निकालते हैं हम, ठीक है। ध्यान से देखो, अब वेक्टर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इनिशियल कितना था, पी इनिशियल एक्स में यू कोस 45, ध्यान से देखना, यू कोस 45, ठीक है। आपको पता है कि ये यहाँ से गिरेगा और ज्योमेट्री से आपको पता है, सिमेट्री से, कि ये भी एंगल 45 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे, ये बन जाएगा u, ठीक है ना। और इसकी जो यहाँ पे वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मैंने फेंका है, ठीक है, आपको मैंने बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में कि जब ये यहाँ से यहाँ लैंड करता है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो u रहती है, ठीक है। और एंगल भी ये थीटा ही बनाता है सिमेट्री के कारण, ठीक है ना। ये हमारे पास हो जाएगा u cos 45 और ये कितना हो जाएगा u sin 45, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी क्लियर है, डेल्टा पी वाई, ठीक है। ये हमने लिख दिया क्या, इनिशियल लिख दिया एक्स में, ठीक है। फाइनल कितना है बताओ, पी फाइनल एक्स में कितना है, आई कैप में वेक्टर लिख रहे हैं तो u cos 45 आई कैप में है, ठीक है। तो यहाँ से चेंज आ जाएगा, पी एक्स में कितना आ रहा है देखो ध्यान से, सेम है दोनों, 0। अब देखो क्यों ऐसा हो रहा है, सर ये तो वेलोसिटी मैंने लिखी, इसका मास तो लिखा ही नहीं, ठीक है ना। मास भी आगे आएगा, है ना, मास भी आगे आएगा, ठीक है, क्योंकि m इंटू वी होता है, ठीक है ना। मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो ये हमारे पास 0 आ गया। अब देखो ध्यान से, क्यों यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती है, क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनिशियल थी, इस हर पॉइंट पे यहाँ पे क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हुआ ही नहीं, मास तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम में क्या हो जाएगा, चेंज 0, ठीक है। अब वाई में देखते हैं, वाई में क्या थी, पी इनिशियल इन वाई डायरेक्शन मास इंटू यू कोस 45, सॉरी कोस नहीं आएगा, साइन आ जाएगा, साइन 45 जे कैप, ठीक है। पी फाइनल इन वाई डायरेक्शन एम इंटू यू कितना है, साइन 45, लिंक कहाँ पे है, माइनस जे में है, माइनस जे कैप। क्या लेंगे हम, चेंज, ठीक है। चेंज कितना आ जाएगा बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल, सारी चीज़ें कॉमन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स हो जाएगा एम यू साइन 45 डिग्री और जे कैप, ये आएगा आंसर, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो -2 इंटू एम यू बाई √2, ठीक है ना। √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 √2 एम इंटू यू जे कैप, है ना। ये आ गया हमारे पास वाई में, एक्स में 0 है। तो अब मुझे नेट लिखना है, नेट कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो, नेट हो जाएगा डेल्टा पी, वो आ जाएगा डेल्टा पी इन एक्स डायरेक्शन है प्लस डेल्टा पी इन वाई डायरेक्शन। इसमें तो ये कितना है, 0 है, तो जो होगा चेंज होगा वो वाई में होगा, और वाई में कितना आ रहा है, -2mu √2 जे कैप में आ रहा है। बस मैग्नीट्यूड पूछा था, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा नेट का, वो कितना जाएगा, √2m इंटू यू, इतना होता है चेंज। समझ में आया क्या, बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक है ना। इससे मैं ये पता चला कि x में मोमेंटम में चेंज नहीं होता है, y में होता है, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी आती है, √2m इंटू यू, ठीक है। अच्छा सवाल था, ठीक है। तो एक बार ये लिख लो और भी सवाल देखते हैं, एक और सवाल देख देते हैं, यही लिख देते हैं, सिंपल है, ठीक है। हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन से एक बॉल है जिसका मास m है, v वेलोसिटी से आ रही थी और यहाँ से टकरा के ऐसे वापस निकल गई v वेलोसिटी से, ठीक है। यहाँ से एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है, कितना एंगल बना रही है, थीटा, और थीटा एंगल बना के निकल गई। तो मुझे बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ यहाँ से, ये दोनों क्वेश्चन अलग है, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन अलग है, ये वाला अलग है। तो देखो ध्यान से, इनिशियल इसका मोमेंटम कहाँ था, एक तो इस तरफ था, एक इस तरफ था, ठीक है ना। ये एंगल थीटा हो जाएगा v कोस थीटा v साइन थीटा। अब इसका मोमेंटम कहाँ है, इस तरफ है और इस तरफ है,
ये हो जाएगा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा है तो ये भी थीटा, v कोस थीटा, और ये हो जाएगा v साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, इनिशियली ये फाइनल ये चेंज लिखना है। एक्स में कितना चेंज हुआ, ये आई कैप में है, ये माइनस आई कैप में है, ये जे कैप में है, और ये भी सॉरी ये माइनस जे कैप में है, और ये भी माइनस जे कैप में है। तो ध्यान से देखना कि जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो तो चेंज ही नहीं हो रही है, मास तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाई डायरेक्शन में वो तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, यानी कि चेंज इन वाई डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज 0, ठीक है। एंड एक्स डायरेक्शन में माइनस पहले इस तरफ था फिर इस तरफ होगा, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा। तो जो नेट आएगा मोमेंटम वो कितना आ जाएगा बताओ, फाइनल ये है तो यानी क्या आ जाएगा -2m भी तो आएगा 2m v कोस थीटा, ठीक है, आई कैप, ठीक है ना। आई कैप माइनस आई कैप क्यों आ रहा है, ध्यान से देखो, क्योंकि ये बॉल इस तरफ जा रही थी, फिर यानी कि इस बॉल के ऊपर जब यहाँ पे आई होगी तो इस तरफ फोर्स लगाया होगा अप्लाइड बाय सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स इज अप्लाइड फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, चेंज इन मोमेंटम में होती है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन थे ये, लिख लो अच्छे से और ये प्रैक्टिस करना इस टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है। ये चेंज इन मोमेंटम के ऊपर कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफिकल भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं, ठीक है ना। तो ट्राई करना बहुत सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, लिख लो ये और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ देख लिया, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब है हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक बार देख लेते हैं, क्या बोल देता है इन्होंने कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। इन्होंने ये बोला था कि अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है, ठीक है, तो दूसरी बॉडी भी उस बॉडी पर उतना का उतना ही फोर्स लगाएगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन फोर्स की ऑपोजिट होगी, ठीक है। सिंपल इन्होंने बोला था, ठीक है ना, जिसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। एक्शन रिएक्शन के लॉ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर एक एक्शन लगा रहा है तो दूसरा रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। एक एक्शन कर रहा है तो दूसरा रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, बोट है, ठीक है, पानी में, ठीक है, और इसका आदमी से ये क्या कर रहा है, कूद रहा है, क्या कर रहा है, इस तरफ कूद रहा है। ध्यान से देखो, इसका जो पैर है इस तरफ क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये नाव भी इसको इस तरफ क्या कराएगी, फोर्स, उतना का उतना ये फोर्स लगाएगी, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि ये एक्शन होगा ये रिएक्शन होगा, या ये रिएक्शन होगा या एक्शन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आगे हम रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। बस मान लिया कि अगर एक रिएक्शन है तो दूसरा क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास इतना का उतना नाव ने भी इसके ऊपर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। ऐसे कैसे दो आदमी है, ठीक है ना, ये एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, एक दूसरे पर दे रहा है दूसरा पहले पर दे रहा है, ठीक है। तो अगर ये पहला उसके ऊपर दे रहा है, ठीक है ना, तो उतना का उतना ये उसके ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अगर दोनों ऐसे मान लो, मेरे सामने एक आदमी है, ठीक है, ऐसे ही मान लो ये बॉर्ड है, ठीक है, इसको मैं धक्का दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, धक्का, ये धक्का दे रहा हूँ, तो जितना मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया उतना का उतना इस बॉर्ड ने वॉल ने क्या कर दिया, मेरे ऊपर धक्का लगाया, इस हाथ के ऊपर धक्का लगाया, ठीक है ना। और ये मेरे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, कि 1 के कारण 2 पे फोर्स इज इक्वल टू -1 2 के कारण 1 पे फोर्स। माइनस किस वजह से आ रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट की वजह से, ठीक है ना। यहाँ पे जो माइनस साइन है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन को, ठीक है। और मैग्नीट्यूड हमेशा इनका दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन वाला। अब यहाँ पे लिखा है एक्शन रिएक्शन, एक्चुअल में इसको थोड़ा सा पॉइंट करके लिखेंगे हम, ठीक है, कि एक्चुअल में एक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है, किस पेयर में होते हैं, किस टाइप के पेयर में होते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो आई होप ये इतना लिख लो, इसके ऊपर मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमारे पास ये हो गया कि एक ऐसे मान लो कि एक आदमी खड़ा है, एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो बताओ इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आगे पढ़ेंगे हम, नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर लगा है। आपको पता है इस आदमी इस सरफेस के ऊपर इसके वेट के कारण यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, mg। तो इसके ऊपर इस आदमी ने mg का फोर्स लगाया इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस भी इस आदमी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाती है n, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम n इज इक्वल टू mg, ठीक है। वो दोनों फोर्स इक्वल होंगे, बस डायरेक्शन देखे तो हम ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक बार ये लिख लो, थर्ड लॉ भी हमने फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ और ये थर्ड था, ये देख लिया। अब आगे जो भी हम आएंगे वो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस ही देखेंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे इसमें इन थर्ड लॉ जो भी हमारे पास है, सबसे पहला तो है, पहला लॉ पढ़ा था हमने फर्स्ट लॉ, वो इनर्शिया का था,
ठीक है, वो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और रही बात सेकंड लॉ, ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम रेट वाला, ये हमने इसके ऊपर जो बनेंगे वो यहाँ से एक फॉर्मूला देखा था हमने, F=m×a। आपने 10th क्लास 9th क्लास में, ये छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे हर बार कहीं ना कहीं इक्वेशंस देना होगा वहाँ पे यूज में आने वाला है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास ये भी थ्योरेटिकल है, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल ऐसे इस टाइप का कोई बनता नहीं, ठीक है। वो हमें पता चलता है कि हाँ ये बन रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी, ये लिख लो एक बार और आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें देखते हैं इसमें, ठीक है। लिख लो ये। अभी तक हमने थर्ड लॉ को देख लिया। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने टर्म्स यूज़ किए थे एक्शन और रिएक्शन, ठीक है ना, दो टर्म्स यूज़ किए थे एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछ ले तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। तो इनके बारे में लिखा है, पहला पॉइंट है कि दे आर साइमल्टेनियसली, ठीक है। इट डिफरेंस टू से व्हाट इज द एक्शन और व्हाट इज रिएक्शन। मैंने अभी जस्ट बताया था कि जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना, अभी नाव का ही हमने लिया था, ठीक है। ऐसे आदमी क्या कर रहा था, कूद रहा था ऐसे, ठीक है ना, कूद रहा था। तो हमने यहाँ पे लिखा था एक्शन और यहाँ पे लिखा था रिएक्शन। तो जरूरी नहीं कि इसके ये एक्शन ही लगा रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है, या ये रिएक्शन कर रहा है, एक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है। ऐसा कह ही नहीं सकते कि हम कि इसके ऊपर एक्शन लग रहा है कि रिएक्शन लग रहा है, ठीक है ना। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साइमल्टेनियस होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर में, ठीक है ना। कभी भी एक फोर्स, कभी भी जैसे मान लो कभी भी एक किसी के ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वो कभी भी आइसोलेटेड नहीं हो सकता। यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना, एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक पोल होता है, दो पोल होते हैं N और S, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऐसे कैसे यहाँ पे आइसोलेटेड फोर्स, ठीक है ना। जैसे बॉक्स है, मान ले कुछ भी हो, इसके ऊपर मैं F लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ये F लगाया तो इस बॉक्स ने भी इसके ऊपर F लगाया होगा, ठीक है ना। जो यहाँ पे कोई भी वस्तु, मान लो कि आदमी जो है वो हाथ से लगा रहा है, तो इस हाथ के ऊपर भी इस बॉक्स ने F लगाया होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये खुद X जो हमारे पास फोर्स है वो आइसोलेटेड नहीं है, इसके स्पेयर में एक और भी है जिसको हम एक्शन रिएक्शन बोलते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है सेकंड कि आइसोलेटेड फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। थर्ड पॉइंट है एक्शन रिएक्शन डज नॉट कैंसिल इच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडी, ठीक है ना। जैसे कि अब देखो ध्यान से, एक सरफेस है, यहाँ पे आदमी खड़ा है, ठीक है। आप देखो इसका नीचे क्या लग रहा होगा mg, ऊपर क्या लग रहा होगा n। तो कहने का मतलब यहाँ n से इसको mg को कैंसिल कर रहे होंगे, है ना, जो कि गलत बात है, ठीक है ना। यहाँ पे n और mg को एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। आप सोच रहे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम इक्वल है तो कैंसिल कर लेंगे, जो कि गलत बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रीजन दिखा है कि दे एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडी। ध्यान से देखना कि अगर हमारे पास ये बॉडी m है और ये आदमी है, ठीक है, इसके ऊपर हमें फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसके हाथ के ऊपर, ठीक है। तो इस हाथ के ऊपर एक तो फोर्स लग रहा है और एक फोर्स का लग रहा है जो इसका एक्शन या रिएक्शन वाला होगा वो इस बॉडी पे लग रहा है। तो एक फोर्स इस आदमी के ऊपर लग रहा है और एक फोर्स यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। तो डिफरेंट बॉडी हो गई, और भले वैल्यू सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे बॉडी डिफरेंट है। अगर एक ही बॉडी पर होते हैं, ये इस तरफ जाती है, इस तरफ लाती, ठीक है, एफ और ये एफ, तब ये कैंसिल कर सकते हैं एक दूसरे को जब बॉडी एक ही हो, ठीक है। लेकिन जब बॉडी डिफरेंट होगी तब यहाँ पे जो फोर्स होंगे वो कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। इसमें यही लिखा गया है कि एक्शन रिएक्शन डज नॉट कैंसिल इच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडी, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखो, वो लिखा है एक्शन रिएक्शन आल्सो पॉसिबल फॉर बॉडीज विच आर नॉट कॉन्टैक्ट, ठीक है। हमने जैसे ग्रेविटेशनल देखा था, ठीक है, ग्रेविटेशनल, ये मान लो दो ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, अब मास m1 m2, इसके ऊपर 1 m1 और m2, F21 लगा रहा होगा और F12 लगा रहा होगा, ठीक है ना। तो इनके लिए भी एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि दोनों वो बॉडी कांटेक्ट में ही हो, कांटेक्ट में नहीं है तो भी हो सकता है उनके बीच में एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमेशा आइसोलेटेड फोर्स होते भी नहीं है कभी भी, ठीक है। होंगे तो वो पेयर में होंगे जिसको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये था एक्शन रिएक्शन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो वैसे आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। हमने क्या कर लिया, एक बार क्या क्या अभी तक इस लेक्चर में पढ़ा है। देखो, सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखा, जहाँ से हमने शुरुआत की, पहली है वो है कि हम इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। हम पढ़ने वाले हैं मोशन को और उसके कॉजेज़ को। मोशन को तो हमने वहाँ पे काइनेमेटिक्स में पढ़ लिया, लेकिन किस वजह से हो रही है, जहाँ पे एक कंसेप्ट आता है फोर्स का, ठीक है ना, ठीक है। तो वो हम पढ़ा पहले, सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आए हम उसके टाइप्स पढ़े,
ठीक है। फिर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा, ठीक है। उसके बाद मोमेंटम पे आए, ठीक है। इम्पल्स आया, सेकेंड लॉ आया और थर्ड लॉ पढ़ा और ये एक्शन रिएक्शन हुआ और कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है। ये हमने आज का टारगेट कंप्लीट किया और लेके आता हूँ आपके लिए नया लेक्चर जिसमें और भी चीज़ें देखेंगे, एफबीडी देखेंगे, ठीक है। तो ये एक बार लिख लो, फिर और भी चीज़ें देखते हैं, एक बार लिख लो, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। आपको सारी चीज़ें जो समझाई अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। तो लेके आता हूँ आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। ये एनएलएम का पहला लेक्चर था जिसमें हमने थोड़ी बेसिक चीज़ें देख ली, 3 लॉ थे वो देख लिए और आगे हम देखेंगे बहुत सारे कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। और पुली सिस्टम वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही था इस एनएलएम का, ठीक है। ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बस अच्छा है अगर आपको ये सारी चीज़ें एक बार समझ में आ जाए ना, ठीक है। अच्छा चैप्टर है, बस आपको इनिशियल से आपको समझते जाना है और इनके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो आपके लिए मैं लेके आता हूँ और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो लेके आता हूँ आपके लिए नया लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।